नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने शुरू कर रखा है राजस्थान कला संस्कृति, और राजस्थान कला संस्कृति में आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, टीचर एग्जाम, आरएएस, कोई भी राजस्थान का बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसमें इस पोर्शन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछते हैं। आज का अध्याय है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो आइए साथियों, जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस वीडियो के बाद अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का मैं प्रश्न जरूर डालता हूं, जिसे आप हल कीजिए, अपने ज्ञान की परख कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के बारे में क्या लिखते हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा राज्य भी नहीं मिलेगा जहां थर्मोपोली जैसा युद्ध नहीं हुआ हो, और न ही ऐसा शहर मिलेगा जहां लियोनार्डस जैसा वीर पैदा न हुआ हो। यानी कि एक विदेशी आकर राजस्थान की ऐसी प्रशंसा कर रहा है, तो हमें अच्छे से विदित है कि राजस्थान के दुर्गों में जो शूरवीरों के पराक्रम एवं वीरांगनाओं के जौहर की रोमांचक एवं शौर्यपूर्ण गाथाएं जुड़ी हुई है, यह अपने आप में द्वितीय है। राजस्थान के दुर्गों में दुर्गों की लगभग एक विशेषता आपको ये जरूर मिलेंगी, जैसे सुदृढ़ प्राचीर, यानी कि उसका जो बाहरी सुरक्षा घेरा है, विशाल प्रकोटा मिलेगा, अभेद्य बुर्ज मिलेंगे, जलाशय मिलेंगे, किले के भीतर सिले खाना यानी कि शस्त्रागार, जलाशय, अन्न भंडार, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, राज प्रासाद, सैनिकों के आवास गृह, ये चीजें आपको राजस्थान के लगभग प्रत्येक दुर्ग के अंदर मिलेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्गों का वर्गीकरण, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न उठा है कि यह दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। सर्वप्रथम एरन दुर्ग, यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंटों पत्थरों को एक सुरक्षा प्रकोटा हो। पारिक दुर्ग, यहाँ चारों ओर कोई अपने खाई वगैरह खोद रखी हो, पारिद उसकी सुरक्षा कवच हो। वन दुर्ग, दानव, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य व सहाय। ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार है। वहीं कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें औदक, पर्वत, दानवन तथा वन दुर्ग प्रमुख है। सबसे पहले हम कर रहे हैं गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो किसी एकांत या उच्च शिखर, गिरि पर या पर्वत पर अवस्थित हो, जिसमें जल संचय का भी उचित प्रबंध हो, उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। इसमें राजस्थान के जो सर्वप्रथम किला आता है वह आता है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा जी? चित्तौड़ का किला किस श्रेणी में है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी तथा बैड़च नदियों के संगम पर स्थित है, और यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। किसका? मेसा का पठार पर निर्मित है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वह है 1850 फीट ऊंचा है ये। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग अथवा चित्रांगद ने करवाया था। हालांकि यह, अगर एक बार टीचर भर्ती परीक्षा में दोनों ही विकल्प पूछ लिए थे तो विवादित रहा था, लेकिन अपने दोनों को एक ही है ये व्यक्ति, चित्रांग अथवा चित्रांगद। जैसे कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन राजस्थान का जो इतिहास है, उसमें राजा चित्रांगद ने को माना गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करता। वहीं जो वीर विनोद है उसमें भी चित्रंग या चित्रांगद का ही उल्लेख आता है।
चलिए आगे चलते हैं। आप दोनों ही ध्यान रखो, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया और इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। गुहिल वंश के प्रतापी शासक थे कौन? बापा रावल। कौन? बापा रावल। कौन थे जी? बापा रावल। इन बापा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य, कौन? मान मौर्य, यहां इन्हें मान मौर्य भी कह देते हैं, से यह दुर्ग 734 ईस्वी में फतेह कर लिया, यानी कि उनसे जीत लिया। और एक और ध्यान रखना, जो दिल्ली से मालवा का जो मार्ग है उसके बिल्कुल ये बीच में स्थित है। इस कारण से इस दुर्ग का सामरिक महत्व भी बहुत है। किसका? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 प्रसिद्ध साके हैं। साका जैसे कि आप सभी को विदित है, जिसमें केसरिया व जौहर दोनों ही हो। केसरिया क्या था कि जब राजपूत वीर योद्धा देख लेते थे कि अब जीतने की गुंजाइश नहीं है तो वो अपना जीजान लगाकर अंतिम रूप से लड़ते। वहीं जो उनकी वीरांगनाएं थी वो जैसे ही केसरिया धारण कर लेते कि अब हमने हमारी मातृभूमि के लिए न्योछावर होना है, तो जो वीरांगनाएं थी वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती जलती हुई अग्नि में अथवा जल में, यानी कि अपनी यह लीला समाप्त कर लेती। तो इस अगर ये दोनों ही हुए हैं, यानी कि वहां पर जौहर भी हुआ है और वहां केसरिया भी हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? साका कहेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 साके प्रसिद्ध है। प्रथम साके की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम साके की। 1303 ईस्वी में जो आक्रांता था वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था जी? अलाउद्दीन खिलजी। और इधर चित्तौड़ के वीर शासक थे, वीर राजपूत शासक राणा रतन सिंह। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने, हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग कहानियां बताई है, किसी ने रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा बताई है, लेकिन अलाउद्दीन जब दिल्ली के दुर्ग पर बैठा, दिल्ली पर उसका साम्राज्य हुआ, तो अभी बात करके हटे हैं कि दिल्ली और मालवा के मार्ग में इस दुर्ग का बड़ा ही सामरिक महत्व था। तो कुछ ये भी जैन में था अलाउद्दीन के, तो कारण जो भी हो, लेकिन एक साका हुआ 1303 ईस्वी। आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी और शासक राणा रतन सिंह, और इनके प्रसिद्ध वीर गोरा व बादल, जिन्होंने अद्वितीय अपने वीरता का परिचय दिया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने अपना जौहर किया, अग्नि जौहर किया। अंत में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उन्होंने इस दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, और खिजर खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद पड़ा। क्या पड़ा जी? खिजराबाद। अभी बात करके हटे हैं जिस दुर्ग में जौहर तथा केसरिया साथ साथ हो उसे साका कहते हैं। यह राजस्थान का दूसरा साका था। प्रथम साका कुछ रणथंभौर को मानते हैं और कुछ जैसलमेर के जल दुर्ग को, जिसमें रानी रंग देवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया था, कुछ इतिहासकार उसको मानते हैं। तो यह राजस्थान का दूसरा साका था। अलाउद्दीन की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद यह जो दुर्ग था वो सिसोदा ग्राम के शासक थे, यानी कि इन्हीं की एक शाखा थी अपने गुहिलों की। सिसोदा ग्राम के अमीर ने सोनगरों से वापिस इसे छीन लिया, और तब से जो मेवाड़ के शासक है यह क्या कहलाने लगे? यह सिसोदिया कहलाने लगे। चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ वो हुआ सन 1534 ईस्वी में। आक्रांता थे गुजरात के शासक बहादुर शाह, और वहीं जो मेवाड़ शासक थे वो अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ। इसके जो प्रसिद्ध अपने वीर राजपूत थे वे थे वीर रावत बाघ सिंह। कौन थे? वीर रावत बाघ सिंह, और अद्वितीय वीरता के साथ लड़े
और राजमाता आड़ी देवी कर्मावती ऐसा माना जाता है, उन्होंने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भी भेजी थी, अपना भाई मानकर। किसने? राजमाता या रानी कर्मावती। लेकिन हुमायूं बाबर का बेटा समय पर मेवाड़ में नहीं पहुंच सका, चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंच सका, तो रानी कर्मावती या करमवती के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने वीर रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया पहना। इस तरह से यह अपने चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका यहां होता है। कब? 1534 ईस्वी में। तीसरा चित्तौड़ का साका 1567 ईस्वी में हुआ। आक्रांता थे मुगल बादशाह अकबर और चित्तौड़गढ़ के उस समय शासक थे राणा उदय सिंह। अब हुआ क्या कि राणा उदय सिंह ने मालवा के अपदस्थ शासक थे बाज बहादुर सिंह, उन्हें अपने यहां शरण दे दी। इधर अकबर ने संपूर्ण भारत का मिशन शुरू कर रखा था, कहने का मतलब इसको एक बहाना मिल गया और राणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को यहां शरण देकर अकबर की कोप दृष्टि का ये बाजन बन गए। और इस युद्ध में वीर जयमल, मेड़तिया, रावत, पत्ता, सिसोदिया, कल्ला, जयमल, इन्होंने अप्रतिम अपनी वीरता दर्शाई। वही राणा जो उदय सिंह थे वो मेवाड़ की प्रजा व तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर चित्तौड़ छोड़कर पीछे की पहाड़ियों में यानी कि वर्तमान उदयपुर एरिया में आ गए और यहां पर इन वीरों ने अपने अभूतपूर्व रण कौशल का परिचय दिया। इनकी छतरियां चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ खास बातें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ प्रसिद्ध विशेषताओं की बात करते हैं। यहां पर 7 अभेद्य दरवाजे, सुदृढ़ प्राचीर, विशाल बुर्ज इस दुर्ग को अभेद्य बनाते हैं। ये जो 7 अभेद्य दरवाजे हैं इस दुर्ग के, उनका क्रम इस प्रकार से है। इन 7 अभेद्य दरवाजों में जो प्रथम इसका दरवाजा है वह है पाडन पोल। कौन सा है जी? पाडन पोल। दूसरा क्रमशः भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ाला पोल, लक्ष्मण पोल और अंतिम है राम पोल। ध्यान रखना, यहाँ 7 अभेद्य दरवाजे, प्रथम पाडन पोल और अंतिम है इसका कौन सा जी? राम पोल। ये एक विचित्र कूट दुर्ग बना हुआ है। रथ मार्ग व 7 प्रवेश द्वार है इसमें। राम पोल दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। साथ ही इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 में अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसे भारतीय या पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश की संज्ञा दी गई है। इस विजय स्तंभ को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुमश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, नवलखा बुर्ज जो कि रणबीर द्वारा निर्मित एक लघु दुर्ग है, यानी कि इस दुर्ग के अंदर ही एक छोटा दुर्ग, लघु दुर्ग और बना हुआ है। ये किसने बनवाया था? बनवीर ने। और यह दुर्ग है ना जो, ये व्हेल मछली की आकृति का और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इस दुर्ग के अंदर रहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को रोम के टार्जन की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? रोम के टार्जन की। साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी कि गढ़ तो एक ही है जो सही परिभाषा में बैठता है, वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़, और बाकी तो सब छोटे मोटे ही गढ़ है। तो ठीक है साथियों, बाकी अगला दुर्ग अगले भाग में करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन क्विज का उत्तर जरूर देकर जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।